वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे, चाहे आपका सीयूईटी हो, जेईटी हो, यूपी केटेट, एमपीपीएटी, एचएयू 2024 कोई भी स्टेट एग्जाम जिसमें एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज से हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करके, जिसमें मैं कंप्लीट आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व करवाऊंगा। वो आपके सीयूईटी, जेईटी, यूपी केटेट, एमपीपीएटी, एचयू मेनली इन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए मैंने एमसीक्यूज तैयार किए हैं। डेली में आपको 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज की डेली मॉर्निंग में आपको वीडियो मिलेगी। ठीक है, आज के बाद में हमेशा मॉर्निंग में एक वीडियो मिलेगी। कल मैंने सीयूईटी 2023 का पेपर भी सॉल्व करवाया था। मैंने सोचा लाइव आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं, लेकिन लाइव यार थोड़ा अभी टाइम मैनेज का सही से सेटअप हो नहीं रहा है, तो कुछ टाइम मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करवा रहा हूं। जैसे जैसे आपके एग्जाम नजदीक आएंगे वैसे मैं आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड करवा दूंगा। डिपेंड ऑन यू कि तुम बता देना कि अगर आपको रिकॉर्डेड में अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप रिकॉर्डेड के लिए भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, अगर आप एग्जाम की सही से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्वेश्चनों को अच्छे से समझना और इनसे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन है मैं बताऊंगा उनके आंसर लिखने की ट्राई करना। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। और किसी बच्चे के पास में कंटेंट अवेलेबल नहीं है कि क्या पढ़ना है, नोट्स, ठीक है, चाहे आप हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, किसी भी मीडियम है, एग्रीकल्चर का कंप्लीट स्टडी मटेरियल सीयूईटी, जेईटी, यूपी केटेट, एमपीपीएटी हर एग्जाम का मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, जिसमें आपका कोई भी चार्ज लगने वाला नहीं है। बस आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ। वैसे ऑलरेडी मैंने वहां पर सिलेबस अपलोड कर दिया है, और जिन बच्चों को नहीं मिल रहा है वो मेरे को जल्दी से बता दो। ठीक है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले मैं आज थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा, ठीक है, कि एग्रीकल्चर में हमें क्या क्या पढ़ना है। काफी बच्चे होते हैं जिनको सिलेबस के बारे में कुछ पता नहीं होता है, वो कुछ भी पढ़ते जाते हैं। तो आज मैं पहले थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूं। ठीक है, देखो, हमारा सीयूईटी का मेनली सिलेबस है वो 4 यूनिट में डिवाइड है, और सीयूईटी सब बच्चे देते हैं चाहे किसी भी स्टेट के हो। उसके बाद में वो अपने स्टेट एग्जाम को देते हैं। काफी बच्चे, मैंने बहुत बच्चों को देखे हैं वो सीयूईटी के नाम से डर जाते हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं कि सीयूईटी का पेपर चाहे जेईटी हो, चाहे यूपी केटेट हो, चाहे एचएयू हो, चाहे एमपीपीएटी हो, सबसे इजी पेपर सीयूईटी का आता है। सीयूईटी आपको देना ही है। और अगर ऐसा ठान लिया ना कि नहीं सीयूईटी कुछ नहीं, सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपने कल का सीयूईटी 2023 के एग्रीकल्चर का पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा तो आप एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूं, वहां जाके देखोगे ना, सीरियसली आपको पता चल जाएगा कि इस पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिलेबस के बारे में। हमारा सिलेबस है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड, यूनिट थर्ड और यूनिट फोर्थ। ठीक है, काफी बच्चे जो यूनिट फर्स्ट को छोड़ देते हैं, इग्नोर मार देते हैं, 3 यूनिट सारे बच्चे पढ़ते हैं। मैं आपको बता दूं, लगभग आपको 8 से 10 क्वेश्चन यूनिट ए से मिलेंगे, जिसमें आपको पढ़ना है एग्रोमेटेरियोलॉजी, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन तो आपको पूछे ही जाते हैं। आपके पास में पैसेज का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैचिंग वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। तो ये चीज है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में आपका पूरा एनिमल हस्बेंड्री है, जो आप 11th 12th में पढ़ते हो। हालांकि यहाँ 12th का सिलेबस सीयूईटी बोर्ड है, लेकिन क्वेश्चन आपको 11th से भी आस्क किया जाता है। एग्रीकल्चर की कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, वो ऐसा कोई ऑथेंटिक बुक नहीं है कि भाई उससे पूछे। अब एनसीईआरटी है तो एग्रीकल्चर का कोई एनसीईआरटी चलता नहीं है, हर स्टेट में सबका अलग अलग बुक चलता है। तो जो भी बुक है आप उनको फॉलो करो। लेकिन मैं एक आपको सजेशन दूंगा बुक के रूप में, नेमराज सुंडा, आप हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में परचेज कर सकते हैं, वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। ठीक है, हॉर्टिकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, एग्रोमेटेरियोलॉजी, जेनेटिक प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, सारे नोट्स मैंने ऑलरेडी सिस्टमेटिक ढंग से आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं। जिन बच्चों को नहीं मिला तो वो पर्सनली मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब हम शुरुआत करेंगे एग्रोमेटेरियोलॉजी। इस क्लास में मैं कंप्लीट एग्रोमेटेरियोलॉजी के क्वेश्चन भी करवाऊंगा। कल मैंने लाइव लिया था जिसमें कोई नेटवर्क इश्यू की वजह से कंप्लीट लाइव मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवा पाया, लेकिन कुछ क्वेश्चन मैंने करवाए। लेकिन मैं आज पूरे क्वेश्चन एक बार वापस से करवा देता हूं। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारा मैच द फॉलोइंग, जिसमें आपको वेदर पैरामीटर्स एंड देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, लिस्ट ए है आपके पास में। लिस्ट ए में आपको क्या दे रखे हैं, जितने भी जो आपके पैरामीटर्स हैं। ठीक है, पैरामीटर्स। और लिस्ट बी में आपको दे रखे हैं इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको मैचिंग करना है इनको। पहला पूछ रहा है सोलर इरेडियंस। सोलर इरेडियंस होता है वो आपका पायरेनोमीटर।
पहला करेक्ट इसका है। फिर पूछ रहा है टेम्परेचर, आपको पता टेम्परेचर थर्मोमीटर से मापा जाता है, ठीक है। फिर पूछ रहा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी जिसे हिंदी में कहते हैं नमी, किससे, आर्द्रता किससे मापते हो आप, हाइग्रोमीटर से मापते हो, ठीक है। और विंड स्पीड है वो आपकी एनीमोमीटर से मापी जाती है। जितने भी जो भाई इंस्ट्रूमेंट है आपके मेटेरियोलॉजी से रिलेटेड, वेदर क्लाइमेट से रिलेटेड जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट दे रखा है, ठीक है, वो सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट पढ़ लेना। काफी बच्चे हिंदी मीडियम से सोच रहे हैं हिंदी इंग्लिश दोनों, तो हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेंगे। ये एक थोड़ा क्वेश्चन था जिसमें हिंदी इंग्लिश क्या यार, ये तो सीधे ऐसे ही दे रखे हैं, तो ये इंग्लिश में था, बाकी आपको हिंदी में भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आगे सारे हिंदी में दे रखे हैं। ओके, अब अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल द प्रिडिक्शन फॉर द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर फॉर स्पेसिफिक लोकेशन एंड टाइम। मतलब प्रिडिक्शन का मतलब होता है आपका भविष्यवाणी, ठीक है। एटमॉस्फेयर की भविष्यवाणी करने के लिए आप कौन सा सोर्स का एक स्पेसिफिक लोकेशन पर किसका यूज करते हैं, एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंस का, विंड फोरकास्टिंग का, रेन फोरकास्टिंग का, वेदर फोरकास्टिंग का। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है। वेदर, एक सेकंड, फोरकास्टिंग, वेदर फोरकास्टिंग आपका क्या करता है, प्रिडिक्शन में हेल्प करता है। ओके, देन उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, सबको पता है कि एटमॉस्फेयर में कितने परसेंटेज कौन सी गैस पाई जाती है। मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूं, आपका जो नाइट्रोजन है N2 कहते हैं जिसे आप, वो आपका 78.08% पाया जाता है। उसके बाद में आपका O2 ऑक्सीजन है वो आपका 20.59% पाया जाता है। उसके बाद में आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है वो आपका 0.03% पाया जाता है। देन उसके बाद में ये पूछा है हीलियम, ये तो हीलियम का यहाँ एग्जैक्ट दे रखा है 0.5, ठीक है, लेकिन आपका आर्गन है वो है 0.93%। ये चीजें सारी आपको याद रखनी है, ये गैसें आपको रट के रख लेनी है, ठीक है। ये जितने भी जो मैंने यहाँ पर गैसें लिखी है ना, ये रट के रखो। बाकी हीलियम का भी इसने दे दिया है 0.0005%, ठीक है। मोइनली आपको ये तीन पूछा जाता है, सीधा भी पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए। कभी कभार ये भी बच्चे नहीं पढ़ते तो इसमें भी गलत कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन, अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, दो मैचिंग वाले क्वेश्चन मैंने डाल दिए। उसके बाद में क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द थिक लेयर ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड। एक थिक लेयर के बारे में पूछे तो एटमॉस्फेयर होता है ना, जो आपका सराउंडिंग कह सकते हैं अर्थ के ऊपर एक लेयर बनाने का काम करता है। क्लाइमेट कोई लेयर नहीं बनाता, फोरकास्टिंग आपको पता क्या होता है, कोई इंफॉर्मेशन वगैरह, या फिर आप भविष्यवाणी कर सकते हैं मौसमों में क्या बदलाव हो रहा है, वेदर आपको पता है मौसम क्या होता है, ठीक है। मैं मौसम विज्ञान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, कुछ साइंटिस्ट के बारे में इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं, उसके बाद सारी चीजें आपको समझा भी दूंगा। ओके डन। निम्न में से कौन सा पौधा डीएनपी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है आपके पास में प्याज, सौंफ, मिर्च, शिमला मिर्च। इसका ऑप्शन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ये AAO एग्रीकल्चर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो राजस्थान में 2021 में कंडक्ट करवाया गया था उसमें पूछा गया है, तो ये आंसर आपको सोच समझ के देना है। इसका आंसर आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। चलता हूं मैं अगले क्वेश्चन में, लेकिन पहले थोड़ा आपको उससे पहले थोड़ी जानकारी दे देता हूं कि आपका डीएनपी क्या होता है, ठीक है। डीएनपी का मतलब होता है डे न्यूट्रल प्लांट, एसडीपी का मतलब होता है शॉर्ट डे प्लांट, एलडीपी का मतलब होता है लॉन्ग डे प्लांट। एक चीज ध्यान रखना, डीएनपी में कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स ही आते हैं, जैसे ये आपके डीएनपी प्लांट, मैं यहाँ पर एक लिस्ट लिख देता हूँ जिसमें आपको पता चल जाएगा। मैन में एक आपका कपास, कॉटन है, इसका एग्जाम्पल है। दूसरा आपका सूरजमुखी जो आपकी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जो मैन याद है वो रख लेना। टमाटर, टमाटर आपका डीएनपी है। लेकिन यहाँ आपको मिर्च, शिमला मिर्च, प्याज दे रखा है। प्याज काफी जगह आपको एसडीपी, एलडीपी हर जगह अलग अलग मिलेगा, लेकिन काफी लोगों का मानना है कि प्याज आपका डीएनपी भी होता है, ठीक है, कि प्याज के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। सौंफ होता है वो भी डीएनपी है, यहाँ पे भी कंफ्यूजन है, लेकिन ये चीज ध्यान रखना, मिर्च और शिमला मिर्च आपको पता है कि ये कौन सी सीजन में लगाई जाती है, खरीफ में लगाई जाती है, ठीक है। तो खरीफ सीजन के जितने भी जो प्लांट होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, एसटीपी, शॉर्ट डे प्लांट होते हैं, ठीक है। ये लास्ट ऑफ खरीफ रहता तो इसमें शॉर्ट डे प्लांट ही माने जाते हैं ज्यादातर, ठीक है। अब एलडीपी प्लांट जो
लॉन्ग डे प्लांट वो होते हैं जो रबी सीजन में जितने भी जो प्लांट उगाए जाते हैं वो सारे सारे किस में आते हैं, लॉन्ग डे प्लांट में। और लाइक आपको एग्जांपल याद होना चाहिए, रबी सीजन में कौन कौन से हो गए आपके, गेहूं हो गए, ठीक है, आपका जो हो गया, ठीक है, उसके बाद में आपका कौन सा आता है, ये जीरा मान सकते हैं, मेथी मान सकते हो, ठीक है, धनिया मान सकते हैं, उसके बाद में आप सरसों मान सकते हैं। ये सारे सारे किस में आते हैं, जो भी रबी सीजन के हैं वो किस में आते हैं, एलडीपी में। आप थोड़ा यहाँ अपोजिट ध्यान रखना कि आप सोच रहे हैं रबी में यार सर्दी होती है, सर्दी में दिन तो छोटा होता, पर ऐसा कैसे, पर ये उल्टा चलता, ठीक है। और एसडीपी में जो भी खरीफ के होते हैं, जैसे आपका बाजरा हो गया, धान हो गया, ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, मौसम पूर्वानुमान। मौसम पूर्वानुमान कौन से ग्रंथ से संबंधित है, पूर्वानुमान। एक चीज ध्यान रखो कि ना तो इसका जिक्र कहीं ऋग्वेद में किया गया है, ना ही अथर्ववेद में क्या, ना ही सामवेद। हालांकि हाँ, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में काफी चीजें बताई गई है मौसम से रिलेटेड। ये बोल रहा है मौसम पूर्वानुमान, मौसम पूर्वानुमान है वो आपका, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा वृहत संहिता, ठीक है, वृहत संहिता इसका करेक्ट आंसर है। ये आपका, एक सेकंड, ये करेक्ट हो गया, ओके। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोसोपिस सेनेरिया आधारित वन संवर्धन प्रणाली कहाँ प्रमुख है। तो ये क्वेश्चन मैंने कल करवाए थे, लेकिन फिर भी आज थोड़ा करवा देता हूँ, वापस से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कल क्या हुआ था, नेटवर्क इश्यू की वजह से कंप्लीट क्वेश्चन मैं नहीं करवा पाया, ठीक है। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, यहाँ सोल्यूशन भी कल का मिला है। हाँ, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए प्रोसोपिस सेनेरिया है क्या। तो प्रोसोपिस सेनेरिया आपके किसका साइंटिफिक नाम है, खेजड़ी का साइंटिफिक नाम, ओके। अब ये शुष्क, जिसमें आपके राजस्थान का जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, आपका जालोर, आपका पाली क्षेत्र आता है। ये आते हैं आपके शुष्क में। अर्ध शुष्क, एक सेकंड, अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क में आता है आपका हनुमानगढ़, उसके बाद में आपका आता है गंगानगर, ठीक है, उसके बाद में आपका आता है अनूपगढ़ जो अभी नया बन गया है, चूरू, हाँ सीकर का नहीं जाता है हालांकि, झुंझुनू, या फिर राजस्थान जो यूपी बोर्ड के बॉर्डर के क्षेत्र हैं, ठीक है, और कुछ पार्ट है हरियाणा। इसमें सारे के सारे आपको क्या दिखेंगे, खेजड़ी के प्लांट दिखेंगे बहुत ज्यादा। तो ये मोस्टली आपको यही मिलेंगे। आर्द्र व उप आर्द्र क्षेत्र में बिल्कुल नहीं होता, सिंधु गंगा क्षेत्र में भी नहीं होता, तटीय और द्विपक्षीय क्षेत्र में भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। ये चीज सबको ध्यान में रखना है। ये कहाँ होता है, ये भी बहुत हाई लेवल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, पर आपके लिए इंपॉर्टेंट, ओके डन। अब हम बात करते हैं निम्न में से कौन सा कारक मौसम विज्ञान संबंधी चरों के अंतर्गत नहीं आता है। तो मृदा है, एक सेकेंड, मृदा है वो आपको पता, तापक्रम भी आता है, सापेक्षिक आर्द्रता जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके, वो भी आता है। प्रेसिपिटेशन, वर्षा की मात्रा जिसमें होती है वो भी आता है, लेकिन मृदा है इसमें नहीं आता, तो मृदा इसका करेक्ट आंसर, ओके डन। अब हम बात करते हैं जो कृषि की वेधशाला होती है उसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका 180 से, इसका आंसर होगा आपका, जो वेधशाला होती है उसका मानक क्या होता है, 180 से 120 फीट, ठीक है, 120 फीट का ये बना होता है, ओके डन। ये मैंने कल क्वेश्चन करवाए हैं, ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा आपका भी। अगले क्वेश्चन के बारे में चलता हूं। वो क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कितने एग्रोक्लाइमेटिक और इकोलॉजिकल जोन है। तो एक बात याद रखना कि भारत में एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो 15 है, इकोलॉजिकल जोन है वो 131 है, और राजस्थान में आपके एग्रोक्लाइमेटिक जोन है वो 10 है। ये चीज, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, ओके डन। अब हम बात करते हैं सौर विकिरण को प्रदर्शित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है, वाट प्रति वर्ग मीटर। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, वाट प्रति वर्ग मीटर, ठीक है, एक सेकंड लिख देता हूं, वाट, ये आपका हो गया,
ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ये आपका क्या है, सौर विकिरण, सोलर रेडिएशन को इंडिकेट करने का इंटरनेशनल यूनिट है। ओके डन। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है आपका, लक्स इकाई का उपयोग नापने में करते हैं। देखो, सोलर रेडिएशन को मापने के लिए एक यूनिट होती है लक्स, ये याद रखना, सोलर रेडिएशन, ठीक है, जो आपका यूनिट कौन सा है, लक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन में चर्चा करेंगे, हाइग्रोमीटर का मापन क्या किस में किया जाता है, सॉरी हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर आपको पता है, यहां कंफ्यूज मत होना। अगर यहां तो भाई ऑप्शन भी ऐसे ऐसे दिए हैं, एक चीज ध्यान रखना, एक आपको पूछा जाता है, सॉरी हाइग्रोमीटर, ठीक है, और एक पूछा जाता है आपसे हाइड्रोमीटर। अब ये हाइड्रोमीटर होता है वो तो आपका स्पेसिफिक ग्रेविटी से रिलेटेड है, जो आपका करेक्ट आंसर जिसमें जाएगा, जिसे हिंदी में कहते हैं वशिष्ठ गुरुत्व। एक सेकंड, क्या कहते हैं, वशिष्ठ गुरुत्व। लेकिन जो हाइग्रोमीटर होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, ह्यूमिडिटी को मापते हैं, ठीक है, ह्यूमिडिटी, यानी कि करेक्ट आंसर इसका होगा फर्स्ट, ये चीज ध्यान रखना। ओके, अगला क्वेश्चन है, जमाव बिंदु के ऊपर अपेक्षित कम तापमान द्वारा सतही को क्या कहते हैं। जमाव बिंदु से ऊपर अपेक्षित कम तापमान के द्वारा सतही को क्या कहते हैं। जमाव बिंदु से ऊपर होती है लेकिन उसके अपेक्षा में कम तापमान के द्वारा जो सतही होती है उसे क्या कहते हैं, चिलिंग इंजरी कहते हैं। चिलिंग इंजरी आपके लगभग नेगेटिव टेम्परेचर तक भी जाती है, 5 डिग्री से कम टेम्परेचर होता है तो उस टाइम आपका चिलिंग इंजरी शुरू हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर है डी, ठीक है। निम्न में से कौन सा लघु दिवस, ये मैंने पहले आपको बता दिया, पूछा क्या, लघु दिवस। लघु दिवस का मतलब होता है एसडीपी प्लांट, यहां कंफ्यूज मत होना, शॉर्ट डे प्लांट। शॉर्ट डे प्लांट मैंने बताया जो कौन से सीजन के होंगे, खरीफ सीजन के, ये आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल तो भाई खरीफ में कौन से आते हैं, रबी में कौन से आते हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन भी गलत कर देते हो, ठीक है। आपको पता है गेहूं आपके रबी सीजन का है तो ये तो हो नहीं सकता, बारले आपका रबी सीजन का है तो ये भी हो नहीं सकता, चावल आपके खरीफ सीजन का है, ठीक है, उसके बाद में जेई आपका रबी सीजन का है, ये तीनों हो नहीं सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा चावल, ठीक है। एसडीपी प्लांट होते हैं जिसको सूर्य के प्रकाश की, या लिख देता हूं मैं, 12 घंटे से कम प्रकाश की आवश्यकता। ओके, एलडीपी में 12 घंटे से अधिक की, ठीक है। और एक होता है डीएनपी, डीएनपी में प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निरपेक्ष आर्द्रता, इंग्लिश में जिसे आप कहते हैं, एक सेकंड, हाँ पूछा क्या है, निरपेक्ष आर्द्रता पूछा है, ना कि आपको सापेक्ष आर्द्रता पूछा है। सापेक्ष आर्द्रता पूछता है तो वो अलग चीज है, ठीक है। अब यहां आपको निरपेक्ष आर्द्रता पूछा है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ग्राम घन सेंटीमीटर। अरे यार क्या हो गया, ये आपका करेक्ट आंसर है, जिसे आप लिख सकते हैं जीएम, ये पूछ रहा है घन सेंटीमीटर को एस। ओके, अब आपको पूछे परसेंटेज, तो ये होता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, पूछ लिया कि उसकी आर्द्रता 15% है तो आप किस से प्रदर्शित करते हैं, तो सापेक्ष आर्द्रता। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि सापेक्ष आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हमेशा परसेंटेज में इंडिकेट करते हैं या दर्शाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, समान वर्षा को मिलाने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका थोड़ा आंसर भी देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके काम आने वाले हैं, ठीक है। और इनसे अच्छे खासे क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं, तो मैं इनसे कुछ रिलेटेड आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, आपके एग्जाम में काम आएंगे, ठीक है। तो चलो, इसका आंसर तो आप देख पा रहे हैं क्या होगा, लेकिन मैं एक सेकंड, कहां गया, कोई स्लाइड ले लेता हूं जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें करवा देता हूं, या फिर ऐसे ही करवा देता हूं, ठीक है, छोड़ो।
कहीं मिलता है तो मैं ले लेता हूँ इसमें एक्स्ट्रा स्लाइड। कहाँ गया, एक सेकंड। देखो यहाँ पहली चीज है, पहली बार हमें एक तो पूछा जाता है, ये लिख लेना सारे बच्चे, नोट कर लेना, आइसोबार। क्या है? आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, जो भी आपकी समान वायुमंडलीय दाब वाले क्षेत्रों को, इसके ऊपर मेरा राइटिंग फर्स्ट टाइम लिख रहा हूं, अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, जोड़ने वाली आभासी रेखा। ठीक है, अगला पूछा है आपको सेकंड नंबर पे आइसो, आप लिख लेना, मैं बता देता हूं। आइट, एक आपका होता आइसोबार। आइसोबार तो आपके समान वायुमंडलीय रेखाएं होती है, उनकी आभासी रेखाओं को मिलाने का काम करता है। ठीक है, आइसोहाइड्स होता है, जो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि समान वर्षा की मात्रा को मिलाने वाली आभासी रेखा, तो यहां होना चाहिए आपकी समान वर्षा। ठीक है, ये चीज ध्यान होनी चाहिए। अगला पूछा है तीसरे नंबर पे, हम लिख देते हैं, वो है आइसोटेक। क्या है? आइसो, एक होता है आपका आइसोटेक। अब आइसोटेक क्या होता है कि इसमें समान वायु की गति, यहां आइसोटेक में होता है समान वायु की गति। ठीक है, समान वायु की गति होती है, उनको मिलाने का काम करते हैं। अगला एक और लाइन पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आइसोथर्म। थर्म का मतलब आप थर्म से तो समझ जाते हैं भाई, आइसोथर्म, थर्म थर्मोमीटर, टेम्परेचर, तो सीधा है तापमान, समान तापमान को मिलाने वाली, एक सेकंड क्या हो गया यार, समान तापमान को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, उसके बाद में एक टर्म और पूछा जाता है, वो होता है आपका आइसोबाथ। क्या होता है? आइसोबाथ में आपका होता है कि जो जल स्रोत होते हैं, मतलब जल स्तर एक सतही लेवल पर, ठीक है, सतह के ऊपर समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने की, जैसे सतह से जल स्तर की सतह से, ठीक है, सतह से समान ऊंचाई पर जोड़ने वाली आभासी रेखाएं, जोड़ने वाली आभासी रेखाएं, ये क्या कहलाती है? आपकी आइसोबाथ कहलाती है। ठीक है, एक टर्म आपको पूछा जाता है आइसोनेप। क्या पूछा जाता है? आइसोनेप। आइसोनेप क्या होता है? आइसोनेप का मतलब होता है समान बादल को जोड़ने वाली, समान जो बादल होते हैं ना, समान बादलों को, या थोड़ा आप देखो, आपको पता होना चाहिए कि बादलों की स्टडी किस में की जाती है, नेफोलॉजी में की जाती है। ठीक है, यहाँ लिखा आइसोनेप, तो पता होना चाहिए भाई समान बादलों को मिलाने वाली रेखाएं, मिलाने वाली रेखाएं। ओके, अब पता नहीं आपके कर्मों में कौन सी रेखाएं आएगी, कौन सी रेखाएं आप मिलाओगे किस रेखा के साथ में, लेकिन यहाँ जो आइसोनेप पूछा गया है वो समान बादलों को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, एक पूछा जाता है आइसोकंटूर। ये नाम से थोड़ा सुना सुना लग रहा है, तो पता चल जाएगा कि आइसोकंटूर भी क्या होता है, ये भी देख लेते हैं। तो आइसोकंटूर का मतलब होता है, कंटूर का मतलब समझ जाते हैं कि भाई ऊंचाई में फार्मिंग करना, हिली एरिया जो होता है वहां हम फार्मिंग करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कंटूर फार्मिंग बोलते हैं। तो यहाँ लिख देना कि आपकी जो समान ऊंचाई वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखाएं। ओके, ये हो गया। अगला और एक और बता देता हूं आपको, वो है आपका आइसोहेल्स। क्या है? आइसोहेल्स का मतलब होता है समान घंटों की सूर्य की रोशनी को मिलाने वाली, समान घंटों की सूर्य की रोशनी को मिलाने वाली रेखा। ठीक है, और एक पूछा जाता है आपको आइसोएलाइन, समान लवणता वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा। क्या है आपकी? आइसो
अलाइन। हेलोफाइट से समझ जाते हैं समान लवणता को मिलाने वाली रेखाएं। ओके, ये हैं आपके पूरे पूरे, देखो आइसोबार, आइसोहाइड, आइसोटेक, आइसोथर्म, आइसोबाथ, आइसोनेप, आइसोकंटूर, आइसोहेल्स और आइसोहेलाइन। ये सारी चीजें मैंने आपको करवा दी, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए। जेईटी में तो श्योर आपका एक क्वेश्चन आएगा, आप 100% लिख लेना। ओके, और चांसेस है कि आपको दूसरे एग्जामों में भी पूछे जाए। ओके, आई होप अच्छे से समझ गए हैं। इसका जो आंसर होगा वो आपका जाएगा आइसोहाइड्स। मैंने अभी आपको बताया था आइसोहाइड्स में आपकी समान वर्षा की रेखाओं को मिलाया जाता है। ये जेईटी 2021 का क्वेश्चन है, मैं भी जहां तक मुझे याद है। ठीक है, अब आते हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें आपको मैं बता देता हूं कि आपको पैसेज से क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, पैसेज जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, उनमें थोड़ा ध्यान रखना कि आपको पहले पैसेज को पढ़ना, पहले क्वेश्चन को रीड कर लो, उसके बाद पैसेज को पढ़ो, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है विच एलिमेंट वेदर इज नेसेसरी फॉर क्रॉप ग्रोवर। अगला है विच वेदर एलिमेंट कैन कॉज डिजीज एंड पेस्ट, विच वेदर एलिमेंट्स डैमेज क्रॉप एंड सोयल, हाउ कैन वेदर फोरकास्टिंग बेनिफिट फार्मर्स। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इफेक्ट डज क्लाइमेट चेंज हैव ऑन क्रॉप प्रोडक्शन। ये 5 क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं। ठीक है, आंसर भी मैं बता देता हूं, पैसेज भी पढ़ लेते हैं। पहला है जिसका आपका आंसर, देखो यहाँ चलते हैं, हिंदी में भी दे रखा है, इंग्लिश वाला ये देख के घबराना मत, ये आपको हिंदी में भी दे रखा। मौसम और जलवायु महत्वपूर्ण कारक है जो फसल उत्पादन को पैदा करते हैं। मौसम के तत्व जो फसल की वृद्धि और विकास के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, उनमें वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा का वेग, धूप शामिल है। ये तत्व अपने स्तर की अवधि के आधार पर फसल उत्पादन के लिए लाभकारी या हानिकारक हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था, वो अभी मैं आपको बता देता हूँ। फसल की वृद्धि के लिए वर्षा आवश्यक है, ठीक है, लेकिन अत्यधिक या अपर्याप्त वर्षा समस्याएं पैदा कर सकती है। ठीक है, ओके। तापमान फसल के विकास को प्रभावित करता, ओके। उच्च और निम्न दोनों तापमान, हवा का वेग फसलों की मिट्टी को नुकसान पहुंचा, ये बोल रहा है, यहां से क्वेश्चन पूछा गया, हवा का वेग है वो फसलों की मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए धूप आवश्यक है, लेकिन बहुत अधिक या बहुत कम धूप फसल की वृद्धि को प्रभावित कर सकती है। मौसम का पूर्वानुमान किसानों के तदनुसार अपनी कृषि गतिविधियों की योजना बनाने में मदद कर सकता है। पूर्वानुमान किसानों को सूखे, बाढ़ और अन्य मौसम की घटनाओं के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है जो फसल उत्पादन को प्रभावित कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन को प्रभावित करता है और तापमान और वर्षा के पैटर्न में बदलाव, एक सेकंड, चलो कुछ बदलाव के कारण कुछ क्षेत्रों में पैदावार कम हो सकती है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चनों की, हमने पढ़ लिया। पहला क्वेश्चन है फसल की वृद्धि के लिए मौसम का कौन सा तत्व आवश्यक है। तो आपको पता है, अभी भी हमने पढ़ा था, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा, एक सेकंड, धूप, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आप सनशाइन। ओके, अगला पूछ रहा है कौन सा तत्व, इसका तो जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका धूप। अगला पूछ रहा है कौन सा मौसम तत्व बीमारियों और कीटों का कारण बन सकता है। अब आपको पता है बीमारियों और कीटों का कारण कौन बनेगा, आर्द्रता बनेगी। ठीक है, इंग्लिश में कह सकते हैं आप ह्यूमिडिटी। ओके, जो बी आंसर इसका भी करेक्ट है, इसका भी आपका बी आंसर करेक्ट है। मौसम का कौन सा तत्व फसलों और मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। तीसरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको अभी मैंने बताया था जो हवा का वेग होता है, हवा का वेग जो आपको क्या करता है, मतलब मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता है और फसलों को भी नुकसान पहुंचाता है, फसलों को और मिट्टी को। ओके, अगला क्वेश्चन है मौसम का पूर्वानुमान किसानों को कैसे लाभ पहुंचाता है। ये तो भाई बहुत इजी क्वेश्चन है, कृषि गतिविधियों की योजना बनाने में उनकी मदद करता है, बाकी वर्षा बढ़ने से ऐसा कुछ है नहीं, आर्द्रता कम करने से, हवा कम करने से। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। जलवायु परिवर्तन का फसल उत्पादन में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर जलवायु चेंज होती है तो भाई फसल उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन पे क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, क्लाइमेट चेंज से क्रॉप प्रोडक्शन में जो इफेक्ट होता है वो आपका, जिसका करेक्ट आंसर जाएगा, मतलब देखो ये क्वेश्चन पूछ रहा है एक तो आपसे कि ये सभी क्षेत्रों में पैदावार बढ़ाता है। यहाँ देखो, यहाँ थोड़ा समझ लेना, ये वापस
मौसम पूर्वानुमान किसानों के तदनुसार गतिविधि योजना में बनाने में मदद करता है। पूर्वानुमान किसानों को सूखे, बाढ़ और मौसम की घटनाओं में जलवायु परिवर्तन फसल उत्पादन को प्रभावित करता है। तापमान और वर्षा के पैटर्न बदलाव के कारण कुछ क्षेत्र में पैदावार कम हो जाती है। अब देखो यहाँ दे रखा है कि जलवायु यह सभी क्षेत्रों में पैदावार कम करता है। ऐसा तो भाई होता नहीं कि सारे क्षेत्रों में तो कैसे पैदावार को कम करेगा, तो पहला तो आपका गलत हो जाएगा। दूसरा पूछ रहा है इसका फसल उत्पादन में कोई प्रभाव नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ क्षेत्रों में, ये अभी भी हमने लाइन पढ़ी कि कुछ क्षेत्रों में फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है, तो सी आपका करेक्ट आंसर जाएगा। ये फसल उत्पादन को पैदावार को कम करता है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं, काफी बच्चे इंग्लिश में ये यहाँ काफी बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं। ये सभी क्षेत्रों में पैदावार कम कर देता है। यहाँ आपको पीछे पैसेज थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। इसलिए पैसेज वाले क्वेश्चन आपके कभी कभी सही हो जाता है, कभी कभी आप नहीं पढ़ते तो गलत भी हो जाता है, ठीक है। तो पहला देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन का जो मैं फटाफट आंसर लगा देता हूं, हालांकि लगा दिया। सनशाइन इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द एलिमेंट्स कॉज डिजीज पेस्ट, इसका आपका ह्यूमिडिटी करेक्ट आंसर है। विच वेदर एलिमेंट्स डैमेज क्रॉप्स एंड सॉइल, तो इसमें आपका विंड वेलोसिटी करेक्ट आंसर है। हाउ कैन वेदर फोरकास्टिंग बेनिफिट फार्मर्स के लिए, इसमें आपको देख सकते हैं बाय हेल्पिंग देम प्लान एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। व्हाट इफेक्ट डज क्लाइमेट चेंज हैव ऑन क्रॉप प्रोडक्शन, it increase yield all region, नहीं। it is not effect to crop production, it reduce yield of some region, ये करेक्ट है। कुछ क्षेत्रों में आपकी yield होती है वो क्या होती है, रिड्यूस होने लग जाती है। क्या होती है, रिड्यूस। ओके डन। आई होप ये पैसेज आप समझ गए होंगे। इस पैसेज से आपके क्वेश्चन है वो एग्जाम में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। तो सब बच्चे इस पैसेज का चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा ध्यान से कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या होता है कि टेम्परेचर सीयूटी में पूछा जाता है कि राइस के लिए मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है, ऑप्टिमम कितना होता है। ये जेईटी में भी पूछा जाता है। आप जेईटी और सीयूटी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। राइस का जो मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 10 से 12 डिग्री होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है वो 36 से 38 डिग्री होता है, ठीक है। मेज के लिए 8 से 10 होता है मिनिमम, आपका ऑप्टिमम होता है 32 से 35 डिग्री और मैक्सिमम होता है वो आपका होता है 40 से 42 डिग्री, ठीक है। टोबैको के लिए 13 से 14, 28 से 30, 36 से 38। शोरगम के लिए 8 से 10, 30 से 32, 36 से 38। एवरेज जो खरीफ क्रॉप होती है उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खरीफ क्रॉप के लिए मिनिमम टेम्परेचर होता है वो 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो आपका 31 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 38 से 47 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। किसके लिए, ये आपका खरीफ की जो फसलें होती है उनके लिए टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद में जो रबी के लिए देखो, रबी आपको पता सर्दियों में होती है तो मिनिमम टेम्परेचर तो आपका पता ही है कि कम से कम तापमान, कम से कम टेम्परेचर, मिनिमम ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो आपका 25 से 30 डिग्री, या कंपेयर करके थोड़ा देख लेना। और आपका जो मैक्सिमम होता है वो होता है 31 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये आपको दे रखा है, लेंटिल का दे रखा, पी का दे रखा। यहाँ आपका एक वीट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वीट का पूछा जाता है 3 से 4.5 डिग्री, 25 से 27 ऑप्टिमम, 30 से 32 हाईएस्ट। बार्ले का होता है ऑलमोस्ट सिमिलर होता है, थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो आई होप ये टेम्परेचर आप अच्छे से पढ़ के जाना कि समझ भी गए होंगे और पढ़ के भी जाना क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और अब ये राजस्थान के जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान में 10 कृषि, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एग्री क्लाइमेटिक जोन, कृषि जलवायु खंड है। कितने हैं, 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो आप देख सकते हैं। आपका नाम, वैसे तो आपको 5 ही मिलेंगे, ठीक है। ऐसे आपका मिलेगा एक तो फर्स्ट, आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं मैं बताता हूँ। जेटी में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेटी वालों के लिए इंपॉर्टेंट। फर्स्ट में आपका 3 है, वो आपका है फर्स्ट ए, उसके बाद में आपका फर्स्ट बी और फर्स्ट सी, ठीक है। सेकंड में आपके कितने हैं, सेकंड आपको दे नहीं रखा है, सेकंड में आपका एक मिनट, सेकंड ए दिख जाएगा नहीं यहाँ से, ठीक है। और आपका सेकंड बी। थर्ड में आपका थर्ड ए है एक, तो आपका एक सेकंड ए और एक आपको बी है,
फोर्थ में आपका ए है और बी है, फिफ्थ अकेला है, पहले में 3 है, बाकी सब में 2 है। ठीक है, ये चीज ध्यान। क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे यहां दे रखा है कि शुष्क मैदानी पश्चिमी क्षेत्र जिसमें एटीसी रामपुर, बाड़मेर, जोधपुर, श्री करणपुर एवं हनुमानगढ़ गंगानगर। पूछता है कि जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कहां पर है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सुमेरपुर पाली जो कॉलेज बना वो कहां पे है, तभी जी अजमेर है वो कहां पे है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। किस में कितनी बारिश होती है, कौन से एग्रोक्लाइमेटिक जोन में कौन कौन सी क्रॉप्स आप ले सकते हैं, किस में कौन कौन सी सॉइल होती है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये सब बच्चों के लिए। ठीक है, आई होप ये कंप्लीट जो आपका लेक्चर था आपको समझ में आ गया है। इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये मिल गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये सारे लेक्चर समझ में आएंगे और आप एग्जाम में बहुत अच्छा करके आओगे। तो कंटिन्यू लेक्चर को देखना और अपने दोस्तों तक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना ताकि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्लासेस टाइम टू टाइम आती रहे। ठीक है, मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो के साथ में, ये नए अगले लेक्चर के साथ में। कल हम पढ़ेंगे, कल के लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना, मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ लास्ट में जाके कल क्या पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, शेड्यूल भी बता दूंगा, कंटिन्यू क्लासें आएगी यार। हाँ, कल हम पढ़ेंगे जो टॉपिक हमारा है वो है जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग। ठीक है, इनसे रिलेटेड कल हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो मिलते हैं कल। थैंक यू वेरी मच।